हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों ने अभी तक स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत स्टेट में गवर्नर और राज्य मंत्रिपरिषद या स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको हम लोगों ने अभी तक कवर किया है। आज हम स्टेट में अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य की विधायिका या जिसको हम कहते हैं राज्य विधानमंडल, तो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हम लोग कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों वह है राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर। आपको मैंने पहले भी बताया था जब स्टेट स्टार्ट किया था कि ये भी भाग 6 में है। अगर हम आर्टिकल की बात करें या अनुच्छेद की बात करें कि इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो कहां से कहां तक हैं, तो 168 से लेकर और 213 तक इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं। जैसे हमारी जो संसद, अब राज्य विधानमंडल की तुलना हम किससे कर लें? संसद से कर लें, पार्लियामेंट से कर लें। तो जैसे केंद्र में संसद जो है वो संसदीय शासन प्रणाली का प्रतीक है, संसदीय शासन प्रणाली की सबसे बड़ी संस्था है। उसी तरह से राज्य में संसदीय शासन प्रणाली की जो सर्वोच्च संस्था है उसे राज्य विधानमंडल कहते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। भारत के जितने भी वर्तमान में राज्यों में विधानसभाएं हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वहां पर जो राज्य विधानमंडल होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है, वो संसदीय शासन प्रणाली के सर्वोच्च संस्था के रूप में कार्य करता है। अब जितने भी राज्य हैं उनमें 6 राज्यों में द्विसदनात्मक, जिसको हम कहते हैं डुअल हाउस सिस्टम है, जिसमें राज्यपाल राज्य विधायिका का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसके बाद विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली। ये राज्य विधानमंडल के 3 महत्वपूर्ण भाग हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे संसद में राज्यपाल के स्थान पर यहां पर कौन था? राष्ट्रपति। यहां पर कौन था? राज्यसभा, और यहां पर कौन? लोकसभा। बिल्कुल वैसे ही मैं यहां पर तुलना कर रहा हूं कि जैसे संसद के ये 3 प्रमुख अंग थे, ठीक है, संसद के ये 3 प्रमुख अंग थे हम जिनकी बात यहां पर कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से राज्य विधानमंडल के ये 3 प्रमुख अंग हैं राज्य विधानमंडल के, जिन राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, ठीक है, जिन राज्यों में डुअल हाउस सिस्टम है वहां पर। अब ज्यादातर राज्यों में, अधिकतर राज्यों, क्योंकि 6 ही स्टेट में ऐसी व्यवस्था है, तो अधिकतर राज्यों में राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब क्या होगा? केवल राज्यपाल और विधानसभा। जहां पर ये नहीं है वहां पर ये दोनों मिलकर इसका निर्माण करेंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछें कि उत्तर प्रदेश में विधानमंडल या लेजिस्लेचर का निर्माण कौन से अंगों से मिलकर होता है, या राज्य विधानमंडल में कौन कौन शामिल हैं उत्तर प्रदेश में, तो राज्यपाल भी है, विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है, ठीक। अब बात आती है पश्चिम बंगाल की, बात करते हैं लेटेस्ट अभी। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है, तो वहां पर राज्य विधानमंडल के 2 पार्ट हुए। राज्य विधानमंडल का निर्माण 2 अंगों से मिलकर बना, राज्यपाल और विधानसभा। ये नहीं है, ठीक। अब तुलनात्मक रूप से अगर हम यहां देखें तो जैसे राज्यसभा वहां उच्च सदन के रूप में होता है, ठीक वैसे विधान परिषद को भी परंपरा के रूप में यहां भी उच्च सदन या अपर हाउस माना जाता है। और जैसे वहां लोकसभा लोअर हाउस है या निम्न सदन है, वैसे यहां पर विधानसभा भी निम्न सदन माना जाता है। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन या अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है, ठीक वैसे ही
विधानसभा के सदस्यों का चुनाव यहां अगर हम देखें तो लोकसभा की तरह होता है, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा होता है। ये तुलनात्मक रूप से मैं आपसे बता रहा हूं कि बिल्कुल वैसे ही राज्यसभा की तरह विधान परिषद और लोकसभा की तरह विधानसभा, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स जो है वो कंपेयर करने में कंफ्यूज होते हैं कि सर किससे किसकी तुलना करें। तो आपके सामने है कि इसके सदस्यों का निर्वाचन अगर इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा और नॉमिनेशन के द्वारा होता है, तो इसके सदस्यों का भी इनडायरेक्ट इलेक्शन और नॉमिनेशन के द्वारा ही होगा। लोकसभा के सदस्यों का अगर प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है, तो विधानसभा वालों का भी प्रत्यक्ष निर्वाचन या डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा ही होगा। ठीक। अब बच्चों यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर स्टेट में संसदीय शासन प्रणाली कैसे है। तो स्टेट में तो संसद है नहीं, संसद का ही स्वरूप क्या है, राज्य विधानमंडल। तो केंद्र में संसद के रूप में वो विधायिका होती है और राज्य में राज्य विधानमंडल के रूप में विधायिका होती है, जिसके 2 पार्ट हो सकते हैं या 3 पार्ट हो सकते हैं। जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां 2 पार्ट हो नहीं 3 पार्ट होंगे, और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां पर उसके 2 पार्ट होते हैं। तो एक प्रकार से अगर हम ये कहें कि राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली का संचालन किसके द्वारा होता है, तो राज्यों में संसदीय शासन प्रणाली का संचालन राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर के रूप में होता है। ठीक। अब हम लोग यहां पर राज्यपाल के विषय में सब कुछ देख चुके हैं। अब हमें क्या देखना है, विधान परिषद और विधानसभा के विषय में। तो अब हम लोग देखते हैं विधान परिषद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद, विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक ठीक 169 में दिए गए। अब सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है सृजन व उत्साधन। ठीक है, सृजन व उत्साधन। ठीक है, क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद। ठीक, विधान परिषद का सृजन या क्रिएशन कैसे होता है और उसका उत्साधन या उसका एबोलिशन कैसे होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान में पहली बात तो यह है कि विधान परिषद को किसी भी राज्य में सृजित करने का भी प्रावधान है, उसके क्रिएशन का भी, स्टैब्लिशमेंट का भी प्रावधान है, और उत्साधन का या उसके एबोलिशन का, उसको समाप्त करने का भी प्रावधान है। ठीक, तो राज्यसभा से विपरीत एक चीज यहां पर यह मिल रही है कि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, उसे ना तो भंग किया जा सकता है और ना ही उत्सादित किया जा सकता है, मतलब ना तो डिसॉल्व किया जा सकता है और ना ही उसे समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम विधान परिषद की बात करें, अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है वो भंग तो नहीं किया जा सकता, राज्यसभा के समान इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको सृजित या उत्सादित किया जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा को समाप्त किया जा सकता है, पश्चिम बंगाल में अगर विधान परिषद है नहीं है तो वहां पर उसका गठन किया जा सकता है। ठीक, तो अब इस पर आते हैं कि इसका सृजन और उत्साधन कैसे होगा। ठीक है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये है कि संसद सामान्य विधि के द्वारा किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन या सृजन और उत्साधन कर सकती है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया कि संसद सामान्य विधि के द्वारा, यानी बाई जनरल लॉ, एक 1/2+1 सामान्य बहुमत से जो पास होता है लॉ, उसके द्वारा किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकती है या उत्सादित कर सकती है। परंतु संसद ऐसा कोई भी विधेयक, संसद ऐसा कोई भी बिल
तभी संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है या लाया जा सकता है जब उस राज्य ने यानी संबंधित राज्य ने 2/3 बहुमत से ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया हो, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक, तो ये चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि सबसे पहला कि सृजन और उत्साधन होगा कैसे। ठीक है, तो उसकी प्रोसेस अगर हम एक लाइन डायग्राम से आपको बताएं, ठीक, तो आप अगर सामान्य रूप से भाषागत रूप में आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि किसी राज्य में या किसी राज्य के अंदर विधान परिषद का सृजन व उत्साधन सामान्य विधि के द्वारा किया जा सकता है, परंतु ऐसा कोई भी विधेयक संसद में तभी प्रस्तुत होगा जब संबंधित राज्य की विधानसभा ने 2/3 बहुमत से ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया हो। ठीक, तो अब उसकी प्रक्रिया क्या है इस पर आते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 169 के अनुसार विधान परिषद को सृजित व उत्सादित यानी उत्सादित करने की प्रक्रिया, ठीक, अनुच्छेद 169 के अनुसार के अकॉर्डिंग विधान परिषद को सृजित करने की, बनाने की और उत्सादित करने की प्रक्रिया, ये बिल्कुल दोनों जगह समान है। प्रक्रिया क्या है उस पर आते हैं। ठीक, सृजित करने या उत्सादित करने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले मैंने कहा कि विधानसभा राज्य की विधानसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी। ठीक, सृजित करने का या उत्सादित करने का क्या करेगी, प्रस्ताव पारित करेगी। या तो सृजित करने का प्रस्ताव, अब जैसे अगर उत्तर प्रदेश में होगा तो किसका प्रस्ताव होगा, उत्सादित करने का, एबॉलिश करने का प्रस्ताव होगा। अगर पश्चिम बंगाल में होगा तो क्या होगा, सृजित करने का प्रस्ताव होगा। ये पारित करेगी। इसके बाद फिर जो है ये प्रस्ताव कहां जाएगा, संसद में, पार्लियामेंट। ठीक, संसद सामान्य बहुमत के द्वारा, जनरल मेजॉरिटी, सामान्य बहुमत के द्वारा इससे संबंधित विधेयक पारित करेगी। ठीक है, तो संसद जो है वो सामान्य बहुमत के द्वारा विधेयक को पारित करेगी। ठीक, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में विधान परिषद का सृजन और उत्साधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है, तो आपका आंसर होगा 169। किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है। किस बहुमत से किया जाता है, सामान्य बहुमत से किया जाता है। लेकिन अब एक टेक्निकल पॉइंट यहां आपको ध्यान रखना है कि संसद में ऐसा कोई भी प्रस्ताव, ऐसा नहीं संसद अपने आप से कर लेगी, तभी लाया जाएगा जब राज्य की विधानसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसी राज्य में विधान परिषद को गठित करने का प्रस्ताव विधानसभा में किस बहुमत से पारित किया जाता है, तो आपको वहां पर ये ध्यान रखना है कि विधानसभा में 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है, 2/3 मेजॉरिटी से पास किया जाता है। ठीक, तो ये आपका
विधानसभा कैसे पास करती है और उसके बाद कैसे विधान परिषद का गठन हो सकता है और कैसे उसे समाप्त किया जा सकता है, यानी संस्था ही नहीं रहेगी। ठीक, और ऐसा हो चुका है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं, आंध्र प्रदेश विधान परिषद का गठन 1957 में किया गया, 1985 में से उत्सादित कर दिया गया। ठीक, 1985 में से एबॉलिश कर दिया गया, उत्सादित कर दिया गया, और 2008 में फिर से सृजित कर दिया गया। यानी प्रेजेंट टाइम आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है तो फिर से इसे सृजित कर दिया गया। यानी ऐसा भी हो सकता है कि गठन हुआ, फिर उत्सादित हो गया, फिर लगा कि हाँ हमारे यहाँ होना चाहिए, चलो उसको सृजित कर लेते हैं। हालांकि क्योंकि जैसे राज्यसभा के पास स्पेशल पावर है, वैसे विधान परिषद के पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, इसलिए जो है विधान परिषद के पास स्पेशल पावर ना होने की वजह से जो है विधान परिषद की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिकतर राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ये तो एक जो है एक तरह से कहा जाता है कि पॉलिटिकल एक उन्होंने अपने लिए वैकेंसी क्रिएट की हुई है और इस विधान परिषद का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि विधान परिषद के सृजन और उत्साधन में एक चीज आप देखें, यहां पर आपको अंतर देखिए आप कि अभी हमने कहा था कि राज्यसभा की तुलना किससे की जानी चाहिए, विधान परिषद से, विधान परिषद से। ठीक, तो अगर हम इस तुलना में यहां देखें तो राज्यसभा को भी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक, और विधानसभा को भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसमें तुलना है, नहीं किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद को उत्सादित किया जा सकता है, एबॉलिश किया जा सकता है, उत्सादित किया जा सकता है। ठीक, जबकि इसको उत्सादित नहीं किया जा सकता, इसको एबॉलिश नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ा अंतर है। ठीक, अगर यहां पर आप देखिए कि आप दिख रहा है कि भंग करने और उत्सादित करने में क्या है, भंग करने का मतलब संस्था है। अगर कहा गया राज्यसभा भंग कर दी गई, राज्यसभा डिसॉल्व कर दी गई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि संस्था है, सदस्यता चली गई। जैसे लोग राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में देखें, लोकसभा भंग हो गई। ठीक, अब यहीं पर अगर हम तुलना कर लें लोकसभा से, ठीक है, तो लोकसभा भंग किया जा सकता है। ठीक है, भंग किया जा सकता है। तो क्या हुआ, लोकसभा भंग होते ही लोकसभा तो रहेगी, सदस्यों की सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो डिसॉल्व होते ही सदस्यता जाती है, ना कि संस्था जाती है। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, ये भंग नहीं हो सकती है। ठीक है, लेकिन उत्सादित करने का या एबॉलिश करने का मतलब क्या हुआ, एबॉलिश करने का मतलब विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल अब वो संस्था ही नहीं रही। इसका मतलब कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सभी सदस्यों की सदस्यता एक साथ जा सकती। यहां राज्यसभा में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे सभी सदस्यों की सदस्यता एक साथ चली जाए, लेकिन यहां एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर उत्सादित कर दिया गया तो सभी सदस्यों की सदस्यता क्या हो जाएगी, एक साथ चली जाएगी। जब आंध्र प्रदेश में 1985 में उत्सादित किया गया होगा तो जरूरी नहीं कि सभी का कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हुआ होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसको उत्सादित किया करने में, तो भंग करने का मतलब और उत्सादित करने का मतलब क्या होता है, भंग करने का मतलब होता है सदस्यों की सदस्यता जा गई, संस्था है, लेकिन उत्सादित करने का मतलब है कि संस्था और सदस्यता दोनों समाप्त हो गई, संस्था और सदस्यता दोनों समाप्त हो गई। ठीक, तो ये तुलनात्मक रूप से था। अब बच्चों, लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद में जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो है सदस्य संख्या। अच्छा हाँ, सबसे पहले तो विधान परिषद कौन से 6 स्टेट्स में है, अगर हम इनकी बात कर लें, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है,
तेलंगाना, अब इसी स्टेट की यहीं पर बात कर रहे हैं, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, शायद कर्नाटक है, एक मैं भूल रहा हूं, हाँ कर्नाटक, ठीक है, ये हो गया कर्नाटक। ठीक, तो अब यहीं पर हम देखें जरा इनके सीटों का भी एक डिटेल ले लेते हैं। आंध्र प्रदेश में 58, तेलंगाना में शायद 40 है, हाँ 40 है, 40 है, उत्तर प्रदेश में 100 है, 100 है, महाराष्ट्र में शायद महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में 75 और कर्नाटक में 75। ठीक, ये विधान परिषद है 1 2 3 4 5 6। ठीक, पहले जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद हुआ करती थी, लेकिन अब वहां राज्य विधानमंडल जैसी संरचना फिलहाल नहीं है, जिसके कारण वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब देखिए यहां पर जो अगली चीज मैं बताने जा रहा था वो है सदस्य संख्या। ठीक, सदस्य संख्या जो मिनिमम होनी चाहिए वो 40 होनी चाहिए। क्या मिनिमम? ठीक, मिनिमम 40 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो होनी चाहिए वो विधानसभा का, ठीक से ध्यान रखिएगा, विधानसभा का 1/3। ठीक, तो ये सदस्य संख्या है, मिनिमम यानी न्यूनतम 40 और मैक्सिमम विधानसभा का 1/3। तो फिलहाल जो हमारी विधानसभाएं हैं, सॉरी विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनकी जो सदस्य संख्या है वो मिनिमम 40 का क्राइटेरिया भी पूरा कर रही है और मैक्सिमम वाला क्राइटेरिया ऑलरेडी वो पूरा कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर विधान परिषद जब थी तो उसकी सदस्य संख्या जो है 36 हुआ करती थी, 36 हुआ करती थी। ठीक, तो इसका मतलब कि वो क्राइटेरिया पूरा नहीं करती थी। लेकिन अब ऐसा कैसे था? ये न्यूनतम सदस्य संख्या और अधिकतम सदस्य संख्या होने के बाद भी संसद को, पार्लियामेंट को या संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों सदनों, दोनों हाउसेस, दोनों सदनों, अभी आप विधानसभा में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, दोनों सदनों में सदस्य संख्या को पुनर्निर्धारित कर सकती है, रीडिसाइड कर सकती है या उसकी संरचना, स्ट्रक्चर, संरचना निर्धारित कर सकती है, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिमम और मैक्सिमम की बात 169 और 170 में की गई है, लेकिन इसके साथ साथ इस बात को किया गया है, इसके साथ साथ ये भी किया गया है कि जो मिनिमम सदस्य संख्या मैक्सिमम है, इसमें अगर कोई बदलाव करना होगा तो वो बदलाव कौन कर सकता है? संसद इसे रीडिसाइड कर सकती है या हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के स्ट्रक्चर को डिसाइड कर सकती है, निर्धारित कर सकती है। ठीक है, इसमें कोई बदलाव कर सकती है। ठीक,
अब अभी मैंने आपको बताया कि वर्तमान में किन राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। आप में एक जिज्ञासा होगी कि ऐसे कौन से राज्य रहे जहां पर विधान परिषद थी और अब नहीं है, ठीक है, जहां पर विधान परिषद थी और अब नहीं है। तो ऐसे जो राज्य जहां पर विधान परिषद पहले थी, ठीक, अब नहीं है, ऐसे राज्य जहां पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल थी परंतु वर्तमान में नहीं है, ठीक है। ऐसे स्टेट कौन है? तो ऐसे स्टेट में असम, सबसे पहले असम है, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये वो स्टेट्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, बहुत सही, 6 स्टेट ऐसे हैं वर्तमान में जहां विधान परिषद है और 6 ऐसे स्टेट हैं जहां पर विधान परिषद पहले थी परंतु अब नहीं है, ठीक है। एक और स्टेट है इसमें मुंबई, जो बंबई नाम से स्टेट था, बाद में फिर बंबई क्या बन गया, महाराष्ट्र और गुजरात बना, ठीक है। वहां भी पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, अब नहीं है, अब वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इसलिए महाराष्ट्र उसको इंक्लूड नहीं किया है मैंने। ओरिजिनली अगर हम देखें तो इन स्टेट्स में जो है आज भी ये स्टेट उसी नाम से जाने जाते हैं। तो यहां पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी जो अब नहीं, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था। अब बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सदस्यों का निर्वाचन और नामांकन। सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन व नामांकन। सदस्यों का निर्वाचन व नामांकन, ठीक। इलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, ठीक। तो देखिए अगर हम बात करें तो बिल्कुल राज्यसभा के समान इसके सदस्यों को अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम के अंतर्गत आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सिस्टम का प्रयोग करके किया जाता है, ठीक। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा किया जाता है, उसी तरह से इनका भी पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा किया जाता है, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, ठीक। अब बात आती है कि सदस्यों का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत कौन करता है, किसके, क्योंकि अभी आप देखिए राज्यसभा और यहां पर एक बहुत बड़ा अंतर दिखेगा आपको। राज्यसभा में राज्य विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए उसका निर्वाचन करते हैं, तो राज्यसभा में हम सीधे कहते हैं कि कौन कर रहा है, अप्रत्यक्ष। देखिए इन दोनों में कैसे होता है अंतर, आप देखिए कि यहां पर जो है
अप्रत्यक्ष निर्वाचन था राज्यसभा में, जिसमें हमने कहा कि जनता ने चुना किसको? एमएलए को, और एमएलए चुनता है किसको? राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा मेंबर। तो जनता के दृष्टिकोण से क्या हुआ? अप्रत्यक्ष हुआ। ठीक, ये किसका है? ये राज्यसभा का चुनाव है। लेकिन जब विधान परिषद की बात आती है, विधान परिषद में जब एमएलसी चुनने की बात आती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो अब यहां पर जनता का प्रतिनिधि एक तो एमएलए है, एक एमएलए है। ये एमएलए चुनता है एमएलसी, लेकिन सिर्फ एमएलए नहीं चुनता। अब यहां पर कौन चुनता है? स्थानीय निकाय के सदस्य भी होते हैं, लोकल बॉडी, जैसे पंचायत वाले हैं, स्थानीय निकाय के सदस्य, ये भी चुनते हैं। ठीक, और कौन चुनता है? और माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक ये भी चुनते हैं इसको। और कौन चुनता है? स्नातक, ग्रेजुएट्स, ये भी चुनते हैं। ठीक, तो अब ये सब जनता के प्रतिनिधि माने जाते हैं, और ये जनता के दृष्टिकोण से ये चुनाव कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, और उसी अनुपात में इनका निर्धारण किया जाता है, और इसीलिए इसको अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी कहते हैं। ठीक, अब इनकी क्या संख्या किसके द्वारा निर्धारित होती है वो अभी हम बता रहे हैं आपको। लेकिन दोनों देखिए आप कि एक तरफ राज्यसभा का इलेक्शन है, सीधा सा है कि राज्यसभा के इलेक्शन में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है? एमएलए, और ये इनका चुनाव करते हैं। लेकिन यहां जनता के प्रतिनिधि 1, 2, 3, 4 को प्रतिनिधि माना गया, 4 ग्रुप बनाए गए, और इनके द्वारा एमएलसी का चुनाव हुआ। इसका मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन होता है और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, अब जो ये अभी आपने लिखा ये देखा आपने लाइन डायग्राम से, अब इसी को हम और ज्यादा स्पष्ट कर देते हैं। तो अब यहां पर आप लिख सकते हो कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन व नामांकन, निम्न प्रकार से होता है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स यानी एमएलसी का, यहां पर एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का के सदस्यों का निर्वाचन जो है, यानी सदस्यों को, यानी यहीं पर हम एमएलसी यहीं पर कह रहे हैं हम। ठीक है, एमएलसी का निर्वाचन या इलेक्शन व नामांकन निम्नलिखित प्रकार से होता है। सबसे पहला 1/3 सदस्य एमएलए द्वारा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा। कितने? टोटल मेंबर्स का 1/3 है, 100 का 1/3। ठीक, दूसरा 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों, स्थानीय निकायों द्वारा, लोकल बॉडीज द्वारा। 1/3 मेंबर लोकल बॉडी, चाहे अर्बन लोकल बॉडी हो चाहे रूरल लोकल बॉडी हो, जिला पंचायत हो गई, नगर निगम हो गए, नगर पालिका हो गए, उनके द्वारा 1/3 मेंबर। फिर 1/12 सदस्य माध्यमिक शिक्षकों, इंटरमीडिएट कॉलेज द्वारा, माध्यमिक शिक्षकों द्वारा। फिर 1/12 सदस्य
1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा, ग्रेजुएट्स द्वारा, और फिर एक आपके, क्योंकि आपने क्या लिखा है, निर्वाचन व नामांकन, तो 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामांकित, राज्यपाल द्वारा नामांकित। ठीक, तो ये आपके सामने आया कि राज्य विधानमंडल या एमएलसी का जो निर्वाचन होता है, राज्य विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर या एमएलसी का जो निर्वाचन और नामांकन होता है वो किस प्रकार से है। 1/3 मेंबर एमएलए द्वारा, विधानसभा सदस्यों द्वारा, 1/3 मेंबर लोकल बॉडीज के द्वारा, यानी जिला पंचायत हो गया, नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, उनके द्वारा, 1/12 मेंबर जो इंटरमीडिएट कॉलेज या माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा, और 1/12 मेंबर ग्रेजुएट्स के द्वारा। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ग्रेजुएट हम हो गए, अभी हमने ऐसा कोई चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, तो इसके लिए मतदाता सूची बनती है और ग्रेजुएट होने के 3 वर्ष के बाद उस सूची में आप शामिल हो सकते हो, ठीक है, और उस सूची में जो लोग शामिल होते हैं वो इसके लिए वोट करते हैं, ठीक है, उसका एक ड्यूरेशन है, तो उसके बाद उसके आधार पर जो है ये लोग शामिल होते हैं। ठीक, 1/6 मेंबर्स गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, और जब मैंने गवर्नर्स की पावर डिस्कस की थी तो बताया था कि राज्यपाल जो है वो हमारे विधान परिषद में 5 क्षेत्रों से विभिन्न सदस्यों को नामांकित करता है, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता, ठीक है, तो वो यहीं पर है, वो नॉमिनेट करता है। ठीक, तो ये हो गया राज्य विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन और नामांकन। ठीक है, अब अगर हम यहां पर बात करें लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद सदस्यों का जो कार्यकाल है वो क्या है, ठीक है, टर्म या कार्यकाल क्या है, तो इस पर आते हैं। तो देखिए यहां पर बिल्कुल आप लिख सकते हो कार्यकाल में राज्यसभा के समान, राज्यसभा के समान विधान परिषद, विधान परिषद सदस्य का यहां पे कार्यकाल ध्यान रखिएगा, सदस्यों का, हाउस का कार्यकाल नहीं होता, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित, ठीक, तथा एकदम बिल्कुल वैसे जैसे राज्यसभा में इसके 1/3 सदस्य, 1/3 मेंबर्स प्रत्येक दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं। 1/3 मेंबर्स प्रत्येक दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं, ठीक है, यानी रिटायर होते हैं। ठीक, तो ये इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं, वैसे विधान परिषद में भी सभापति और उपसभापति होते हैं, जिनका निर्वाचन सामान्य बहुमत से और या फिर सर्वसम्मति से, सबकी सहमति से होता है। हालांकि उनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अधिकतर राज्यों ने, आखिर आपने देखा कि पंजाब, पश्चिम बंगाल, ठीक है, असम, ऐसे स्टेट्स रहे हैं जिन्होंने जो है कहीं ना कहीं तमिलनाडु जैसा स्टेट, ठीक है, जिन्होंने अपने यहां विधान परिषद का उत्साधन कर दिया। उनको लगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप अगर देखिए तो वास्तविक रूप से ये पॉलिटिकल बैक एंट्री है और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने राज्यसभा को शक्तियां दी हैं, वैसे विधान परिषद को या लेजिस्लेटिव काउंसिल को शक्तियां नहीं दी हैं, ठीक है। हमारी लेजिस्लेटिव, अभी अगर हम, आपने देखा था कि राज्यसभा में मैंने बताया था आपको स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, लेकिन यहां अगर आप पूछिए कि सर विधानसभा की कोई स्पेशल पावर है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो विधान परिषद की आवश्यकता ही क्यों है? आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए
कि भाई जब विधान परिषद जो है उसकी जो है उसको कोई शक्ति ही नहीं मिली हुई, उसकी कोई स्पेशल पावर ही नहीं है, तो उसकी आवश्यकता ही क्यों है? तो सबसे पहला कारण ये है कि एक प्रकार से डेमोक्रेसी में ये होता है कि अधिक से अधिक जनप्रतिनिधित्व दिखाया जाए, अधिक से अधिक जनप्रतिनिधित्व हमारी व्यवस्थापिका के अंदर हो। तो एक सदन हमारा जनप्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष रूप से दिखाता है विधानसभा, एक बनाया गया वो। दूसरा ये कि अब उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य क्यों इसको आवश्यक समझते हैं? उत्तर प्रदेश में कभी इसको हटाने की बात क्यों नहीं की? अगर आप देखिए 100 विधान परिषद जो एमएलसी हैं, उन 100 के ऊपर कम से कम सरकार का 100 करोड़ रुपए एक महीने में खर्च होता होगा और उसकी कोई आवश्यकता नहीं, उनका कोई मतलब नहीं। कभी आपने नहीं देखा होगा कि विधान परिषद सदस्य जो है या विधान परिषद ने हमारे लिए कुछ ऐसा किया हो, ठीक है? तो कोई मतलब नहीं उसका। कौन शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है, कहां चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता, जबकि इसके इलेक्शन ही नहीं पता चलते कि कब हो गए कब नहीं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या स्थिति है, ठीक है? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में इसे अभी तक समाप्त करने या उत्साहित करने की बात क्यों नहीं की गई? क्योंकि एक प्रकार से बहुत बड़ी पॉलिटिकल बैकडोर एंट्री है। अब जैसे आप देखिए लेटेस्ट एग्जांपल, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो है वो चुनाव हार गई लेकिन मुख्यमंत्री बनी। अब वहां पर क्योंकि विधान परिषद नहीं है तो वहां पर किसी एक एमएलए को इस्तीफा देना होगा, उसकी जगह उनको चुनाव लड़ना होगा और तब जाकर वो 6 महीने के अंदर सदस्यता प्राप्त करेंगे और तब आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन अब यहीं आप उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री जब नियुक्त हुए थे तो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। उनको सबसे अच्छा रास्ता क्या मिला? बैकडोर एंट्री मिली, विधान परिषद सदस्य के रूप में वो शामिल। ठीक है, ऐसे ही इससे पहले आप चाहे अखिलेश यादव रहे हो, चाहे वो मायावती रही हो, कोई भी रहा हो, उन्होंने इसका लाभ उठाया। और ये तो मैंने बड़े जो सीएम हुए उनकी बात कर रहा हूं, पता नहीं कितने मंत्रियों ने ऐसी स्थितियों का लाभ उठाया। तो ऐसे में सिर्फ ये पॉलिटिकल वैकेंसी क्रिएट करने का माध्यम है, हम ये कह सकते हैं। हाँ, हालांकि ये बात ऑफ द रिकॉर्ड है, पॉलिटिकल वैकेंसी क्रिएट करने का सरकार का अपव्यय का एक माध्यम है और इससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हाँ ये है कि अगर उसके बारे में कुछ पॉजिटिव कहना है तो आप ये कह सकते हो कि जनप्रतिनिधित्व का एक माध्यम है, जनता के प्रतिनिधि वहां पर सरकार से अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है, उसका एक माध्यम, लोकतंत्र का एक माध्यम है, इस रूप में इस व्यवस्था को दिया गया है। ठीक, तो बच्चों हम लोग आज इस लेक्चर के अंतर्गत इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग जो है विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली पर डिस्कस करेंगे। और आप सभी जो है सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, आप एक दूसरे का ध्यान रखिए, एक दूसरे की केयर करिए, एक दूसरे से बातचीत करते रहिए, चाहे फोन से ही करिए, बहुत जरूरी है इस समय एक दूसरे का ध्यान रखना। और एक न एक दिन ये कठिन समय भी निकल जाएगा, बस हमें धैर्य रखना है, हम सभी को एक दूसरे को संबल प्रदान करना है। थैंक यू।